एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सिलेबस हमारा एनसीईआरटी और अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 2 अध्याय 2 साझेदारी लेखे आधारभूत अवधारणाएं, पार्टनरशिप फंडामेंटल। इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो टॉपिक हमारा है पश्च समायोजन। पास्ट एडजस्टमेंट। पिछला वीडियो जो 36 नंबर का वीडियो है उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 38 बनाकर बताया है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 39 को लेंगे, एनसीईआरटी सिलेबस एनसीईआरटी, और आप एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 112 में जाकर इस क्वेश्चन नंबर 39 को देख सकते हैं। बुक वॉल्यूम फर्स्ट एनसीईआरटी की वॉल्यूम फर्स्ट यानी कि भाग 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। तो ये टॉपिक हमारा जो है पश्च समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट। आइए हम इसके सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिएगा, मनु एवं सृष्टि एक फर्म में 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन के साझेदार हैं। 2 साझेदार बता रहा है, मनु सृष्टि साझेदार हैं। लाभ को बांटने का अनुपात मतलब व्यापार का जितना भी लाभ होता है उसको ये लोग किस अनुपात में बांटते हैं? 3 और 2 के अनुपात में। जितना भी लाभ होता है उसके 5 भाग करते हैं। 5 भाग में से 3 भाग मनु को जाता है, 2 भाग सृष्टि को जाता है। आगे लिखता है 31 मार्च 2017 को 31 मार्च 2017 को साल के फाइनेंसिंग ईयर जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसके अंतिम दिनांक पर 31 मार्च 2017 को उनके फर्म का तुलन पत्र निम्नानुसार है। साल के अंतिम दिनांक पर बैलेंस शीट आपको बनाकर बताया गया है सवाल में। देखिएगा इस बैलेंस शीट को, तुलन पत्र को, दायित्व और ये परिसंपत्तियां। दायित्व में आप देखेंगे मनु की पूंजी साल के अंतिम दिनांक पर हमारा फाइनेंसिंग ईयर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, ये हमारा फाइनेंसिंग ईयर है इस सवाल का। 31 मार्च 2017 को साल के अंतिम दिनांक पर इनका दायित्व पक्ष बता रहा है मनु की पूंजी साल के अंतिम दिनांक पर मनु की पूंजी 30,000 और सृष्टि की पूंजी 10,000। उसी तरह जब संपत्तियां पक्ष में हम देखते हैं तो आहरण बता रहा है, मतलब कि मनु ने इस वर्ष आहरण किया है 4,000 रुपये और सृष्टि ने आहरण किया है 2,000 रुपये। और अन्य परिसंपत्तियां और अदर्स एसेट्स बता रहा है 34,000 रुपये का। आप देखेंगे इधर आहरण संपत्ति पक्ष में लिखा हुआ है, क्या किया जाता है कि जबकि हम देखते हैं कि आहरण को पूंजी से घटा दिया था, मगर यहाँ पर इसने क्या किया, आहरण को इधर लिख दिया, संपत्ति पक्ष में लिख दिया। बात वही है, चाहे हम इसमें घटाएं या तो इधर लिखें। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि क्या होता है कि जब हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं तो हमको प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो चिट्ठा है वो 31 मार्च 2017 अंतिम दिनांक पर है और ये पूंजी जो है वो अंतिम दिनांक की है। इसका मतलब कि इसमें सभी कुछ समायोजन हो गया है, ठीक ना। मगर आहरण इधर देने की वजह से क्या हुआ कि आहरण इसमें से घट नहीं पाया। तो कहने का अर्थ है कि हमारा पूंजी जो हो गया वो क्या हो गया, स्थायी प्रवृत्ति की होगी, मतलब इसमें आहरण नहीं घटा, मतलब कुछ भी समायोजित नहीं हुआ है। तो हमको यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी गणना करने की आवश्यकता नहीं होगी जब हम पूंजी पर ब्याज निकालें, क्योंकि सवाल अभी आपको बताएगा आगे। तो हमको पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए प्रारंभिक पूंजी की गणना नहीं करनी होगी, क्योंकि इसमें अभी कुछ समायोजित नहीं है, क्योंकि आहरण इधर दे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे मनु की पूंजी, सृष्टि की पूंजी, आहरण इधर दिया हुआ है और अन्य परिसंपत्तियां दिया हुआ, दोनों तरफ का जोड़ हमारा 40,000 रुपये आता है। अब आगे नीचे हम और देखते हैं सवाल को। लिखा 31 मार्च 2017
साल के अंतिम दिनांक पर 31 मार्च 2017 के वर्ष के अंत में लाभ को सहमत अनुपात के आधार पर वितरित किया गया। जितना भी इस व्यापार का लाभ हो रहा था, लाभ हमको बताया नहीं गया है, जितना भी इस व्यापार का लाभ हो रहा था उसको क्या किया गया, इनका जो सहमत अनुपात है उस अनुपात में बांट लिया गया, वितरित किया गया। लेकिन पूंजी पर ब्याज को दर 5% वार्षिक तथा आहरण पर 6% वार्षिक असावधानी से जांच द्वारा ली गई। मतलब कि यहाँ पर चूक हो गई, गलती हो गई। किस किस चीज की गलती हो गई? पूंजी पर ब्याज साझेदारों को नहीं दिया गया और आहरण पर ब्याज साझेदारों से नहीं लिया गया व्यापार के द्वारा। तो चूक हो गया, गलती हो गई। अब गलती हो गई तो जांच में जब आया, पकड़ में आया कि कुछ अवसाधनियां और सावधानियां बरती गई हैं। किस किस के लिए? पूंजी पर ब्याज के लिए और आहरण पर ब्याज के लिए। इन दोनों के लिए क्या हो गया? गलती हो गई। ठीक ना। आगे लिखता है, एक औसत अवधि 6 माह के लिए आधार बनाकर आहरण पर ब्याज का समायोजन करें, समायोजन प्रविष्टियां प्रदान करें। आप देखेंगे यहाँ पर आहरण पर ब्याज की गणना के लिए कह रहा है। हमने आहरण पर ब्याज की गणना का भी सवाल को देखा है। यदि आपने आहरण पर ब्याज की गणना वाले सवालों को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को आप देख लें। आहरण पर ब्याज की जो गणना की विधियां हैं जो मैंने बनाया हुआ है उन पर सवाल, ठीक है, उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर आसानी से उन सवालों को देख सकते हैं आहरण पर ब्याज के लिए। तो देखिएगा, एक औसत अवधि, मतलब कि औसत अवधि 6 माह मानने को कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि जब आप आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे तो वहां पर औसत अवधि क्या कीजिए, 6 माह लेकर इसके आधार पर आप क्या कीजिए, आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो हमने यहाँ पर सवाल को देखा। सवाल में क्या बता रहा है? सवाल बोल रहा है 2 साझेदार हैं, 3:2 का अनुपात है, ठीक है, और इनका अंतिम दिनांक पर चिट्ठा तुलन पत्र दिया हुआ है। इनकी पूंजी बताई हुई 30,000 और 10,000 अंतिम दिनांक पर, साल के अंतिम दिनांक पर, फाइनेंसिंग ईयर के जो वित्तीय वर्ष है उसके अंतिम दिनांक पर इनकी पूंजी बताई गई है। और इन्होंने आहरण कितना किया है वो बताया, 4,000, 2,000, और अन्य परिसंपत्तियां बताई गई हैं। और आगे बताया गया है कि इन्होंने क्या किया कि असावधानी बरत दी, ठीक ना, मतलब कि कुछ चीज़ों को नहीं लिखा, पूंजी पर ब्याज को नहीं लिखा और आहरण पर ब्याज को नहीं लिखा। अब हमको ये सुधार करने को बोल रहा है, मतलब समायोजन प्रविष्टि देने को बोल रहा है ये सवाल। तो हम अब इस सवाल को हम हल करते हैं। हमने सवाल को देखा, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिएगा, सवाल में हम गलतियों को देखते हैं, क्योंकि समायोजन किसका किया था? केवल गलतियों का किया जाता है। हम पूरे सवाल को दोबारा से हम नहीं करेंगे, जो केवल गलतियां हुई उसी का केवल सुधार करेंगे। तो आप देखेंगे गलती क्या क्या हो गई, किन किन चीजों के लिए गलतियां कर दी गई हैं। तो पूंजी पर ब्याज के लिए गलती कर दी गई, पूंजी पर ब्याज के लिए गलती कर दी गई, और आहरण पर ब्याज के लिए भी गलती कर दी गई है, चूक कर दी गई, आहरण पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज कितना था? 5% वार्षिक, और आहरण पर ब्याज 6% वार्षिक। और आहरण किस आधार पर निकालना है? औसत अवधि 6 माह लेकर, मतलब कि औसत अवधि को हमको इसमें कंसिडर करना है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर गलती देख ली। अब देखिएगा कि इन्होंने क्या किया, पूरा खाता इन्होंने बंद कर दिया, मतलब कि जो जो जहां जहां देना था इन्होंने दे दिया। जब आप देखेंगे इस साझेदारी को, जब आप देखेंगे तो साझेदारी ने क्या किया, पहले अपने लाभ की गणना की, लाभ या हानि की इन्होंने गणना की। किस खाते से गणना की? आप जानते हैं लाभ या हानि किस खाते से निकलता है? व्यापार लाभ एवं
हानि खाता। व्यापार लाभ एवं हानि खाता इन्होंने बनाया। ये ऊपर का कुछ हिस्सा व्यापार का होता है, फिर नीचे का जो हिस्सा होता है वो लाभ एवं हानि खाता का होता है। जब इसको बनाया तो इसमें से क्या निकल कर आया होगा? शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, दो में से एक चीज निकल कर आई होगी। ठीक है, शुद्ध लाभ इधर व्यापार लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, क्योंकि आय क्रेडिट होकर बनता है, तो आय हमारा ज़्यादा होगा तभी हमको शुद्ध लाभ होगा। ठीक है, और हानि इधर होगी। तो लाभ या हानि निकल कर आया होगा। अब लाभ या हानि निकल कर आया तो वो क्या होगा? उसका बंटवारा किया जाएगा, यानी कि वितरित किया जाएगा। किसको वितरित किया जाएगा? मालिकों को। किस किस खाते से? तो उसके लिए लाभ का वितरण करने के लिए बनाया जाता है लाभ एवं हानि विनियोग खाता, या इसको नियोजन खाता, लाभ एवं हानि नियोजन खाता, या तो समायोजन खाता भी बोलते हैं। ठीक है, इसको किस तरह बनाया जाता है? हमने इसको सवाल में देखा, क्योंकि चैप्टर इसी का है ये, तो हमने इस तरह इसको बनाया। अब इसमें क्या हुआ? अगर ये लाभ, यदि लाभ होगा तो ये लाभ कहाँ उठ के आ जाएगा? यहाँ उठ के आया होगा। ठीक है, लाभ एवं हानि खाता, लाभ एवं हानि खाते से उठकर ये आया, ये शुद्ध लाभ यहाँ पास ये। ठीक है, इसको हमने क्रेडिट पक्ष हमारा ज़्यादा था, उसको हमने बैलेंसिंग के रूप में शुद्ध लाभ लिखा। इसको उठाकर हम यहाँ पास लाए, यहाँ पर शुद्ध लाभ को हमने लिख दिया। अब मालिकों को जो जो इसमें से दिया जाना है उसको हम डेबिट करते जाएंगे। जैसे मालिकों को यदि वेतन देना है तो वेतन ABC जो भी हो, जितना जितना वेतन दिया जाएगा। कमीशन इसी लाभ में से जो इन्होंने समझौता किया है वो दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज, जितना जितना इनका पूंजी पर ब्याज इनके समझौते के अनुसार होता है वो दिया जाएगा। और भी यदि इन्होंने समझौता किया है तो वो दिया जाएगा। और अंतिम में इस लाभ में से इनको देने के पश्चात यदि कुछ और लाभ बच जाता है तो वो चला जाता है इनके पूंजी खाते में। मतलब कि मालिकों का जो पूंजी खाता है उसी में हम जोड़ते, इनको रोकड़ के रूप में देखें हम क्या करते हैं, इनको उनके पूंजी को बढ़ाते जाते हैं। जो जो इनको प्राप्त होना है लाभ में से वो इनकी पूंजी में बढ़ाते जाते हैं। ये वेतन भी पूंजी में जाएगा, कमीशन भी पूंजी में जाएगा, ये सभी चीज़ उनके पूंजी खाते में चली जाएगी। और यदि इनको वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात भी यदि कुछ बच जाता है इस लाभ में से तो वो पूंजी खाता में जाएगा। किस रूप में? इनका अनुपात जो है उस अनुपात में, जैसे इस सवाल में आप देखेंगे 3:2 का अनुपात है, इस अनुपात में इनको मिल जाएगा। जो शेष लाभ बचेगा बंटवारे योग। और इधर क्या होता है? इधर यदि इन्होंने आहरण पर ब्याज भी यदि कोई समझौता करके रखा हुआ है, आहरण पर ब्याज, और कोई आहरण इन्होंने इस वर्ष किया है तो आहरण पर ब्याज क्या होगा? इन पे जो व्यापार है इन पे लगा देगी कि आप क्या कीजिए, आहरण पर ब्याज दीजिए। जैसे इस सवाल में आप देखेंगे 6% से इन पर आहरण पर ब्याज की भी बात किया है, और पूंजी पर ब्याज इनके 5% की बात की है। अब क्या हुआ कि ये सब देना चाहिए था मगर इन्होंने नहीं दिया। ये मतलब कि इसको नहीं लिखा है, मतलब कि लाभ में से इसको नहीं काटा, और आहरण पर ब्याज को भी इस लाभ में नहीं जोड़ा है। क्योंकि ये जो है ये मालिक क्या करता है? आहरण करता है तो उस पर व्यापार क्या करती है? उन पे ब्याज लगाती है कि आपने कुछ पैसा निकाला है हमारे पास से, आहरण किया, तो क्या कीजिए आप उस पर ब्याज दिए। तो एक तरह से व्यापार के लिए आय है, तो व्यापार क्या करती है कि फर्म क्या करती है, अपने लाभ में इसको जो आहरण पर ब्याज उनसे प्राप्त होता है जो मिलने वाला है उसको लाभ में ही जोड़ देती है। फिर लाभ में जोड़ कर क्या करती है, इसको बंटवारा भी उनको ही कर देती है, मतलब लाभ के रूप में इनके अनुपात में दे देती है। ठीक है, तो अब इन दोनों की क्या हो गई? गलती हो गई। तो जो चीज गलती हुई केवल हम उसी को देखेंगे। पूंजी पर ब्याज की गलती हुई और आहरण पर ब्याज की गलती हुई। अब जो जो गलतियां हुई है उसका हम समायोजन करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर सवाल समझाया, ठीक है, इस तरह होता है। अब हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करते हैं कि पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज होता कितना है इनका। तो आप देखेंगे
पूंजी पर ब्याज, मैं पहले पूंजी पर ब्याज का गणना कर रहा हूं मनु और सृष्टि के लिए। पूंजी पर ब्याज आप देखेंगे मनु के लिए तो पूंजी पर ब्याज 5% है। अब पूंजी पर ब्याज किस पे निकाला जाता है? प्रारंभिक पूंजी पे निकाला जाता है। मगर चिट्ठा कब का है? चिट्ठा आप देखेंगे अंतिम दिनांक का 31 मार्च 2017 का है, अंतिम दिनांक और इनका पूंजी बता रहा है। आप देखेंगे इनकी पूंजी को जब, तो मनु के लिए है 30,000 रुपये और सृष्टि के लिए है आपका 10,000 रुपये। ये अंतिम पूंजी बता रहा है। अंतिम पूंजी कहने का अर्थ है कि इसमें सभी चीज समायोजन हो गया होगा, जैसे आहरण जो होता है वो घटता है वो घट गया होगा, और लाभ जो है वो जुड़ता है वो जुड़ गया होगा। मगर इस सवाल में क्या है कि आप जब संपत्ति पक्ष में जाएंगे तो यहाँ पास आहरण दिया हुआ, इधर लिख दिया आहरण, इसका मतलब कि इसमें आहरण नहीं घटा हुआ है। तो जब आहरण नहीं घटा हुआ तब हमारे लिए आसान हो गया, फिर हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। इसी को हम क्या मानेंगे? प्रारंभिक पूंजी मान लेंगे, और इसी पर 5% लगाकर हम पूंजी पर ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, तो मनु के लिए आप देखिएगा 30,000 का 5%, जब आप इसका निकालते हैं तो ये निकल कर आता है, ये अंश और हर कट गया, 300 बचता है, 5 से गुणा करेंगे तो 1,500 रुपये होता है। और उसी तरह सृष्टि के लिए आप देखेंगे, सृष्टि का भी इसका 10,000 पूंजी है, यही प्रारंभिक पूंजी, इसी को हम मान लेते हैं। तो सृष्टि के लिए हो जाता है 500 रुपये, मतलब कि 2,000 रुपये जो इनको पूंजी पर ब्याज के नाम से जाना चाहिए था वो नहीं गया, और कहाँ रह गया? वो रह गया लाभ में ही जुड़ा रह गया। जो इधर आपने लाभ लिखा था उस लाभ में ही 2,000 रुपये रह गया, और रहने के कारण ये 2,000 रुपये उस लाभ में रहने के कारण क्या हुआ कि वो लाभ के रूप में बट गया। जो अंतिम में जो बंटवारे योग लाभ होता है, जो पूंजी खाता में हम हस्तांतरित करते हैं अनुपात में, वो अनुपात में ही रह गया, और इनको वो 2,000 रुपये इस अनुपात में बढ़ गया। मतलब मनु को जो है ये 2,000 रुपये, ठीक है, 3/5, इनका अनुपात 3 और 2 का है, मतलब कि 1,200 रुपये यहाँ पास लाभ के रूप में। ये जो केवल जो गलती हुई हम उसी को देखते हैं, ये जो पूंजी पर ब्याज का जो 1,500 और 500 मिलना चाहिए था वो इनको इस रूप में ना मिलकर वो लाभ में ही रह गया 2,000 रुपये, और वो लाभ के रूप में बट गया 2,000 रुपये, 1,200 रुपये इसको मिल गया। और सृष्टि को आप देखेंगे तो 2,000 रुपये का 2/5, 400, 800 रुपये इसको प्राप्त हो गया। ठीक है, कहने का अर्थ मेरा है कि आप देखेंगे इनका कैलकुलेशन हमने किया, कितना निकला? 2,000 रुपये निकला। इस रूप में मिलना चाहिए था पूंजी पर ब्याज के रूप में, तो पूंजी पर ब्याज के रूप में ना मिलकर वो क्या हो गया? वो रह गया इसी में, इसी लाभ में रह गया, ये 2,000 के रूप में। जो गलती हो रही है हम केवल उसी को देखेंगे, बाकी का सभी चीज सही है, बस गलती को हम पकड़ के चलते हैं, उसी का हम समायोजन करते हैं। तो ये 2,000 रुपये लाभ में ही रह गया और बट गया किस में आकर? क्योंकि पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था ये 2,000 रुपये, 1,500 और 500, मगर वो इसमें ही रह गया और बट गया इस अनुपात में। जब मनु का आप देखेंगे तो मनु का 2,000 रुपये 3/5 के अनुसार होता है 1,200 रुपये, और सृष्टि का 2,000 रुपये गुणित 2/5, 800 रुपये। तो यहाँ पास इस रूप में ये बट गया, गलती हो गई। जहाँ पास 1,500 और 500 मिलना चाहिए तो वहाँ पास 1,200 और 800 मिल गया। ठीक है, एक गलती तो पकड़ाई, ठीक ना। अब दूसरा ये होना चाहिए था कि आहरण पर ब्याज के रूप में लेना चाहिए था। कितना कितना लेना चाहिए था? आहरण पर ब्याज का भी हम गणना कर लेते हैं, ठीक ना। आप देखेंगे इस सवाल में इन दोनों का आहरण बताया हुआ है। आहरण मनु ने कितना किया? आहरण 4,000 रुपये। ठीक है, अब इसका कैसे कैलकुलेशन करें? आप देखेंगे ब्याज किस रूप में लगाने बोला? 6%, तो 6/100। और इस सवाल में आपको औसत अवधि दिया हुआ है। औसत अवधि कितना दिया हुआ है? 6/12। तो उसको हमको औसत अवधि को इस तरह लिखना पड़ेगा, 6/12। अब जब हम निकालेंगे इसका तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। ठीक है,
तो यहाँ पास देखेंगे, यहाँ नीचे में हर में एक एक आ गया है। अब हमारा ये अंश है और ये अंश बचा हुआ है। तो 40 × 120 रुपये आहरण का इससे होता है, जिस व्यापार को इससे लेना चाहिए था। और उसी तरह सृष्टि का, इसने 2000 रुपये पूरे साल भर में निकाला, उसका 6%, औसत अवधि 6/12। तो आप काटेंगे अंश और हर, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। ये हमारा हर में एक एक आ गया। अंश हमारा 20 और 3, यहाँ पास 60 रुपये होता है। मतलब कि 120 रुपये और 60 रुपये इनसे लेना चाहिए था आहरण पर ब्याज के रूप में। वो कहाँ लिखा था? वो लिखा था यहाँ पास 120 और 60 रुपये यहाँ लिखा था। और वो फिर क्या होता, फिर इसी लाभ में जुड़कर इनको बंटता यहाँ पास इनके अनुपात में। तो ये भी गलती हो गई। तो आपने देखा 2 चीजें गलती हुई, ठीक ना, एक पूंजी पर ब्याज और एक आहरण पर ब्याज। अब थोड़ा सा अंतर है इसमें, क्योंकि पूंजी पर ब्याज तो यहाँ पास व्यापार में जुड़ा ही रह गया और इनको बट गया इस रूप में। मगर आहरण पर ब्याज क्या हुआ कि लाभ में नहीं जुड़ा, जो जुड़ना चाहिए था वो नहीं जुड़ा और यहाँ पास नहीं बटा है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जब हम सवाल बनाएंगे। तो मैंने आपको ये समझाया, अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हमने सवाल को देख लिया, सवाल हमारा ये था, हमने सवाल को देखा। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमको इसका एक टेबल बनाना होगा। तो आपका ऊपर का ये जो हिस्सा है, इसमें हम समायोजन प्रविष्टि देंगे, समायोजन पंजी प्रविष्टि। पंजी प्रविष्टि हम बाद में देंगे, अभी कैलकुलेशन करने के पश्चात, जब हम टेबल बना लेंगे उसके पश्चात हम दे पाएंगे। तो अब इसका हम बस फॉर्मेट खींच लेते हैं। ये हमारा दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ क्रमांक और यहाँ पर विकलन और समाकलन। तो ये हमारा पंजी प्रविष्टि का फॉर्मेट हो गया। दिनांक, विवरण, यहाँ पास विकलन राशि, विकलन और राशि समाकलन, डेबिट एंड क्रेडिट, ये खाता पृष्ठ क्रमांक, ठीक है। तो ये पंजी प्रविष्टि है। अभी हम इसका, जब हम यहाँ पास दर्शाता हुआ खाता जब बनाएंगे, ठीक है, समायोजन दर्शाता खाता जब बनाएंगे, खाता विवरण बनाएंगे, तब वहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन निकल कर आएगा उसके आधार पर हम इसको बनाएंगे। तो आइए अब हम इसको, इसके विवरण को थोड़ा सा बनाते हैं। ये हमारा हो गया विवरण। मन्नू, सृष्टि और ये फर्म का हो जाता है। मन्नू का डेबिट क्रेडिट, सृष्टि का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पास मन्नू पूंजी खाता, सृष्टि पूंजी खाता और फर्म लाभ एवं हानि समायोजन खाता। यहाँ पास डेबिट क्रेडिट, मन्नू का पूंजी खाता का डेबिट क्रेडिट, सृष्टि का पूंजी खाता का डेबिट क्रेडिट और फर्म का लाभ एवं हानि समायोजन खाता का डेबिट क्रेडिट। हमने इसको लिख दिया। यहाँ पास हमारा विवरण। अब हम चलते हैं शुरू से। तो इनको पहले हमको देखना होता है कि इनको क्या दे दिया गया। तो गलती को केवल हमको देखना है। तो आप जब गलती को देखेंगे तो इनको क्या दे दिया गया है, इनको केवल ये जो 2000 रुपये इसी में जुड़ कर रह गया, वो इसको अनुपात में दे दिया गया। जो पूंजी पर ब्याज जो था वही केवल इनको गलती से यहाँ पास 1200 और 800 दिया गया है।
बाकी आहरण पर ब्याज तो लगाया ही नहीं गया, तो वापस दिया ही नहीं गया है। आहरण पर ब्याज तो लिया ही नहीं, आहरण पर ब्याज तो लिया ही नहीं, तो फिर उसको दिया कहाँ से, ठीक ना। तो केवल ये जो था, जो 2000 था, वही इसको अनुपात में दे दिया गया है, ठीक है, जो इनको पहले दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लाभ लाभ के रूप में दिया गया, लाभ के रूप में दिया गया, जिसे डेबिट किया जाएगा, ठीक है। लाभ के रूप में दे दिया गया, जिसे डेबिट किया जाएगा। तो क्या दे दिया गया आप देखेंगे, पूंजी पर ब्याज के नाम से, जो पूंजी पर ब्याज का जो पैसा था 2000 रुपये, वो दे दिया गया। तो अब क्या करेंगे, वो डेबिट कर देंगे 1200 रुपये मन्नू से और 800 रुपये सृष्टि से। तो इन दोनों में डेबिट किया है, तो इसमें आगे क्या करेंगे, इसमें आकर हम 2000 रुपये क्रेडिट कर देंगे, समायोजन कर रहे हैं। तो ये दे दिया गया, इनको जो दे दिया गया मतलब कि क्रेडिट कर दिया गया, अब वापस हम डेबिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, ये दे दिया गया। अब क्या क्या मिलना चाहिए था वो हम देखेंगे। तो पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, ठीक है, इनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा, जो पूंजी पर ब्याज इनको मिलना चाहिए। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। पूंजी पर ब्याज हमने कैलकुलेशन किया है कितना, 1500, और इसको क्रेडिट करेंगे 1500 रुपये, इसका जो हमने कैलकुलेशन किया था 1500, और इसका हमारा आया था 500। इन दोनों में क्रेडिट किया है, इसमें आकर डेबिट कर देंगे 2000 रुपये, ठीक है। पूंजी पर ब्याज की बात हो गई। अब आहरण पर ब्याज की बात करते हैं। तो आहरण पर ब्याज 2 बार होगा। कैसे होगा, एक बार लिया, लेने का मतलब कि इनसे लेना था, तो जब इनसे लेना था तो क्या करना होगा, इनके पूंजी खाते को डेबिट करना होगा। जब इनसे लेना है तो पहले पूंजी खाते को डेबिट करेंगे, और फिर इनको वापस प्राप्त भी होगा। किस रूप में प्राप्त होगा, अनुपात में इनको प्राप्त होगा, क्योंकि व्यापार, ये जो आहरण पर ब्याज जो है व्यापार के लिए एक तरह से आय है, और ये आय क्या होगा, वापस में मालिकों को ही दोबारा बट जाएगा, क्योंकि ये व्यापार के लाभ है, तो इनके अनुपात में बट जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इनके पूंजी खाते से, क्योंकि इनसे लेना है तो पहले इनके पूंजी खाते को डेबिट करेंगे, जितना जितना इनका रकम आहरण पर ब्याज पर बनता है, और फिर दोबारा इनके पूंजी खाते में जोड़ भी देंगे, क्योंकि वो अनुपात में, क्योंकि लाभ है तो अनुपात में इनको जाकर दोबारा जुड़ भी जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें नहीं हुई थी, इसलिए हमको दोनों ही चीजें यहाँ पर करनी होगी, एक बार डेबिट करना होगा और फिर एक बार क्रेडिट करना होगा। तो आइए हम अब देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज आपने कैलकुलेशन देखा, इसका 120 रुपए और इसका हमारा होता है 60 रुपए। हमको पहले, क्योंकि इनसे लेना है तो इनके पूंजी खाते को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। आप देखेंगे आहरण पर ब्याज आप जब लिखते हैं तो पूंजी खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं। जैसे आहरण आप लिखते हैं पूंजी खाते के डेबिट साइड, उनके पूंजी में से कम होता है, उसी तरह आहरण पर ब्याज भी उनके पूंजी खाते से कम होता है, मतलब उनसे पैसा लेना होता है। तो उनसे पैसा लेने का क्या किया है, तो उनके पूंजी खाते को ही कम कर दिया जाता है डेबिट करके। यहाँ पर भी वैसा ही है, क्योंकि इनसे लेना है तो 120 रुपये इनके पूंजी खाते से आहरण पर ब्याज, और 60 रुपये सृष्टि के पूंजी खाते से कम कर दिया जाएगा डेबिट करके। अब देखेंगे इन दोनों को डेबिट किया तो इसका क्रेडिट करेंगे 180 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पर आहरण पर ब्याज की बात हो गई, मगर क्या है कि ये आहरण जो है आय के रूप में है, तो ये आय के रूप में व्यवहार के लिए आय है, तो क्या करेंगे, इस आय को वापस मालिकों को लाभ के रूप में उनके अनुपात में, वो क्या करेगी, उनके अनुपात में पूंजी खाता में जोड़ देगी, ठीक है। तो इसका भी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं।
तो लाभ आहरण पर ब्याज, लाभ आहरण पर ब्याज, ये जो आहरण पर ब्याज है हम लाभ के रूप में देख रहे हैं क्योंकि ये व्यापार के लिए लाभ है। अब इसका बंटवारा कैसा होगा, तो आप देखेंगे दोनों मिलाकर 120 और 60, दोनों का 120 और 60 होता है 180 रुपये। 180 रुपये का लाभ हुआ। अब क्या करेगी, ये इन दोनों को ही इनके पूंजी खाते में बढ़ा देगी। तो मनु के लिए 180 रुपये का इनका अनुपात है 3/5। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 18 में से 15 गया, 3 बचा, 3 और 29, 5 छक 30, 36 रुपये। 36 को 3 से आप गुणा करेंगे, 6 तिहाई 18 की 8, एक हारसिल, 3 छक 18 की 8, एक हारसिल, 3 तिहाई 9, 1 10, 108 रुपये इसका होता है। और उसी तरह सृष्टि के लिए जब आप देखेंगे, सृष्टि का 180 रुपये का 2/5, तो 36 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 72। मतलब कि 108 और 72 इनके पूंजी खाते में जुड़ जाएगा। अब क्रेडिट करेंगे, हम देखेंगे आहरण पर ब्याज, क्योंकि उनसे लेना था हमने डेबिट किया, अब ये उनको देना है लाभ के रूप में, अब क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो 108 और 72। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट इसका बताया आपको, वर्किंग नोट यहाँ पर ये पहला नंबर पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ये दूसरा नंबर आहरण पर ब्याज, और ये तीसरा नंबर जो है वो जो है आहरण पर ब्याज लाभ के रूप में बंटवारा। ठीक है, तो अब हम ये जो आहरण पर ब्याज जो लाभ के रूप में है, ठीक ना, तो अब हम इसको करेंगे चौथा, यहाँ पर लाभ आहरण पर ब्याज, तो ये हमारा हो जाता है इसका 108 रुपये, और सृष्टि का हो जाता है 72 रुपीज़ 72 रुपये। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आता है 180 रुपये, इन दोनों में क्रेडिट है, यहाँ पर आकर डेबिट हो जाएगा 180 रुपये। तो हमने देखा यहाँ पर सभी गलतियाँ जो थी, जो इनको यहाँ पर देखेंगे आप, पूंजी पर ब्याज का हो गया और आहरण पर ब्याज का भी हो गया, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। और जो इनको गलती से दे दिया गया था उसको भी हमने डेबिट करके निकाल दिया, जो गलती से दे दिया वो डेबिट करके निकाल दिया, और जो इनको मिलना चाहिए था वो क्रेडिट करके इनके खाते में हम जोड़ते गए। अब हम इसको जोड़ेंगे, इनका डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। तो आप दोनों तरफ जब जोड़ेंगे तो इधर का हमारा आता है 1320 रुपये, और इसका क्रेडिट पक्ष का जोड़ आता है 1608 रुपये। उसी तरह सृष्टि का डेबिट पक्ष आता है 860 रुपये, क्रेडिट पक्ष आता है 572 रुपये, और इधर का आता है 2180, और यहाँ का भी 2180। तो ये हमारा हो जाता है इसका डेबिट और क्रेडिट का जोड़। अब उसके बाद हम इनके अंतर को देखेंगे। तो आप देखेंगे 1608 और यहाँ पर 1320। ठीक है, इसका क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, मतलब कि इसको कम पैसा प्राप्त हुआ है। ये जो ये क्या था, इनको मिल गया था, अब उसको हम डेबिट करके यहाँ पास निकाले केवल है, मगर ये मिल तो गया था ना उनको 1200 रुपये, जहाँ पास 1500 मिलना चाहिए तो वहाँ से 1200 रुपये तो इनको मिल गया है, केवल 300 रुपये का डिफरेंस है जो नहीं मिला है। ठीक है, तो हम देखते हैं इनको क्या नहीं मिला है। ठीक है, तो 1320 रुपये इनको प्राप्त हो चुका है, 1608 रुपये होना चाहिए था, 1608 रुपये मिलना चाहिए था, 1320 ही रुपये प्राप्त हुआ। कितना नहीं प्राप्त हुआ देखते हैं हम, 1608 रुपये ज़्यादा है, 1320, तो 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पास 5 में से 3 गया 2, और ये 0, मतलब 288 रुपये इसको नहीं प्राप्त हुआ। क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, मतलब कि इसको देना है, क्रेडिट करना है इसके पूंजी खाते को। क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, मतलब कि इसको और देना है। क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा मतलब देना, कितना देना है, 288 रुपये और देना है, क्रेडिट करना है।
ठीक है, इसके पूंजी खाते को क्रिएट करेंगे। उसी तरह आप इसका देखेंगे डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा, मतलब कि इसको देना नहीं है, इससे लेना है, इसके पूंजी खाते को कम करना है। डेबिट साइड का जोड़ मतलब ज़्यादा दे दिया गया, 860 रुपये दे दिया गया, जबकि 572 रुपये ही होना चाहिए था, 860 दे दिया गया। कितना ज़्यादा दे दिया गया इसको, तो आप देखेंगे 860 और यहाँ पर 572, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 15 में से 7 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 288 रुपये इसको ज़्यादा दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके खाते को डेबिट कर देंगे, पूंजी खाते को, और यहाँ पर हमारा नहीं। तो ये हमने यहाँ पर टेबल इसका देखा, ये है समायोजन योजन को दर्शाता विवरण खाता, यानी कि हमको कितना कितना समायोजन करना है उसको दर्शा रहा है ये विवरण। ठीक है, अब हम इसका पंजी प्रविष्टि देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा मन्नू का पूंजी खाता क्रेडिट होगा क्योंकि इसको कम प्राप्त हुआ है, और सृष्टि का पूंजी खाता डेबिट हो क्योंकि इसको ज़्यादा प्राप्त हो गया। तो सृष्टि के पूंजी खाते को डेबिट करेंगे, मन्नू के पूंजी खाते को क्रेडिट कर देंगे। आइए अब हम इसका पंजी प्रविष्टि देखते हैं। तो सृष्टि का पूंजी खाता डेबिट, सृष्टि पूंजी खाता डेबिट या नामे मन्नू पूंजी खाता से 288 और 288 288 और 288 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका नरेशन, हमने यहाँ पर पंजी प्रविष्टि इसकी दे दी 288 288। अब हम इसका पंजी प्रविष्टि देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समायोजन प्रविष्टि 288 और 288। ठीक है, पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर ब्याज के लिए समायोजन प्रविष्टि। तो ये हमारा सवाल नंबर 39 आपके एनसीईआरटी की बुक से मैंने आपको बनाकर बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल जो था उसका हल समझ आया होगा। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे भी इस चैप्टर पर जो इसके सवाल हैं उन सवालों का वीडियो मैं लाता रहूँगा।